हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू दिस चैनल। आज अपन ये देखेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अपन शुरू कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम स्टार्ट तो कर रहे हैं, तो उससे पहले मैंने एक छोटी सी डिफिनेशन लिख दी है कि भाई आप लोगों को लगेगा कि नया टर्म एंजाइम क्या है। कैटलिस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया था सभी को। तो जो कैटलिस्ट को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। एंजाइम को हिंदी में भी एंजाइम ही कहते हैं। तो जो अपने बॉडी के अंदर होता है बायोलॉजिकल, मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं या जो नॉन लिविंग थिंग्स के रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। और वो सब्सटेंसेस जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, कहां पर काम करें? लिविंग थिंग के अंदर काम करें या लिविंग थिंग से प्राप्त किए गए ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स इज नोन एज एंजाइम। जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं। क्यों एंजाइम्स कहते हैं? क्योंकि वो हमारे अंदर है, लिविंग सिस्टम के अंदर है। अगर यही नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर आ जाएंगे तो नहीं, एंजाइम्स को क्या कहने लगेंगे? कैटालिस्ट कहने लगेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। तो एंजाइम काम करने के लिए इसके लिए एक थ्योरी दी गई है जिसको कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं? लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अगर अपन इसको हिंदी में बात करें तो बोल सकते हैं ताला चाबी परिकल्पना। क्या बोल सकते हैं? ताला चाबी परिकल्पना। ठीक है, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो किस तरह के काम करते हैं वो इसमें बताया जाएगा लॉक एंड की हाइपोथेसिस में। तो आज अपन लॉक एंड की हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉक का मतलब क्या हो गया? ताला। की का मतलब क्या हो गया? चाबी। ताला चाबी तो सभी जानते होंगे, है ना। भारत जैसे सुसमृद्ध और सुशील देश में ताला चाबी की अति आवश्यकता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होंगी कि बिना ताला चाबी के हम अपने घर को, अपने बैग को छोड़ नहीं सकते हैं। ये चीज पता ना, वही ताला चाबी है ये। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि देखिए सबसे पहले दी किसने थी? गिवन बाय और प्रपोज्ड बाय। गिवन बाय और प्रपोज्ड बाय माइकलिस एंड मेंटन। किसने? माइकलिस एंड मेंटन ने दी थी। किसने दी थी? माइकलिस एंड मेंटन। तो यहां तक अपन ने बात कर ली लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने दी थी? माइकलिस एंड मेंटन। पहली चीज ध्यान रखनी है, ये बोर्ड के रिगार्डिंग, किसके? बोर्ड के रिगार्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके रिगार्डिंग? बोर्ड के रिगार्डिंग। ये मान के चलो कि बोर्ड में आता ही आता है। तो सबसे पहले अपन ने बात कर ली लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने दी थी? माइकलिस एंड मेंटन ने दी थी। किस लिए दी थी? एंजाइम्स की मैकेनिज्म को बताने के लिए, एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए कि एक एंजाइम किस तरीके से अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। कि अगर इंग्लिश में बात करें तो एन एंजाइम अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ? कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम अल्टर कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके लिए देखिए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले कुछ बात करते हैं एंजाइम के लिए। ठीक है, किसके लिए कुछ बात करते हैं? एंजाइम के लिए। तो एंजाइम का क्या होता है? एंजाइम के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। एंजाइम्स हैव एंजाइम हैज फिक्स्ड शेप। ठीक है, एंजाइम का जो शेप होता है वो क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। एंजाइम का आकार निश्चित होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एंजाइम्स हैव एक्टिव साइट्स। सक्रिय केंद्र होते हैं। एक्टिव साइट को क्या कह सकते हैं? सक्रिय केंद्र। एंजाइम के पास में बेटा क्या होते हैं? सक्रिय केंद्र होते हैं। एंजाइम के पास में क्या होते हैं? सक्रिय केंद्र होते हैं।
ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एंजाइम क्या है बेटा। एंजाइम का जो शेप होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। और अगर बात की जाए एंजाइम के पास में क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं, सक्रिय केंद्र होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्टिव साइट्स क्या होती हैं। एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भाई एक्टिव साइट्स क्या है। अब एक नई बला कौन सी आ गई, एक्टिव साइट्स। ठीक है, तो एक्टिव साइट्स क्या होते हैं। अब एक चीज सोचो कि आपको पता है कि कोई कैटालिस्ट होता है, तो कैटालिस्ट होता है तो उसके ऊपर सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट आके एब्जॉर्ब होता है, तो क्या कहीं पर भी रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा भाई। कैटालिस्ट में कहीं पर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहीं पर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसका एक फिक्स्ड प्लेस होता है, वो वहीं जाकर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं द प्लेस और पॉइंट on the catalyst surface where reactant molecules get adsorbed। ठीक है, तो बात कर सकते हैं कैटालिस्ट कहो या यहां पर क्या कह सकते हैं, एंजाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट भी कह सकते हैं और एंजाइम भी कह सकते हैं। मतलब एंजाइम की सरफेस पे वो पॉइंट या वो जगह जहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आकर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। उस प्लेस को एंजाइम की क्या बोला जाता है, एक्टिव साइट। हिंदी में अगर बात करें तो कह सकते हैं कि एंजाइम की सतह पर वह बिंदु या वह जगह जहां पर अभिकर्मक के अणु आकर अधिशोषित होते हैं, वह जगह या वह बिंदु एंजाइम का सक्रिय केंद्र कहलाता है। ठीक है, कोई इतनी चीज समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो अपन मैकेनिज्म पर चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि मान लिया कि ये अपना क्या है, रिएक्टेंट है। ये अपना क्या है, या ये अपना मान लिया क्या है, कैटालिस्ट है। ये अपना क्या है, कैटालिस्ट है। ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, रिएक्टेंट है। ये अपना क्या है, रिएक्टेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये रिएक्टेंट है तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिएक्टेंट कहां पर एब्जॉर्ब होगा, इस प्लेस की वजह से एब्जॉर्ब होगा, यहीं पर तो एब्जॉर्ब होगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक्टिव साइट। क्या कहलाएगा इसका, एक्टिव साइट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा इसका, एक्टिव साइट। ठीक है, या इसको कैटालिस्ट लिख ले, या इसको क्या लिख सकते हैं, एंजाइम। और अपन फाउंडेशन के उसको शॉर्टकट में क्या लिख लिया, ई। इसको क्या लिख लिया, रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट, इसको क्या लिख लिया, एस लिख लिया। इसको क्या लिख लिया, एस लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखना, तो ये दोनों मिलेंगे तो अपने पास क्या कुछ इस तरीके का सीन आ जाएगा। तो अपने पास कुछ इस तरीके का सीन आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो कुछ इस तरीके का सीन आपको मिलेगा। तो इसको क्या कहेंगे, ES कॉम्प्लेक्स। तो इसको क्या कहेंगे, ES कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अब बात समझ रहे हैं, ये यहां पर फिक्स हो गया है। ठीक है, यहां पर ये आके इस तरीके से फिक्स है। ठीक है, फिक्स हो गया तो ES कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ES कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ES कॉम्प्लेक्स ही किसमें चेंज हो जाता है, EP कॉम्प्लेक्स में। किसमें चेंज हो जाएगा, EP कॉम्प्लेक्स में। और EP कॉम्प्लेक्स फिर से क्या हो जाएंगे, E प्लस P, अलग अलग हो गए। तो आपका देखिए एंजाइम अलग एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। अब बात सोचने की है कि बेटा अगर बात की जाए तो यहां पर क्या कोई भी सबस्ट्रेट इसमें ऐड हो जाता,
कोई भी सबस्ट्रेट इसमें ऐड हो जाता, तो आपको समझ में आ रहा है कोई भी सबस्ट्रेट इसमें ऐड नहीं हो सकता था, केवल वही सबस्ट्रेट ऐड हो सकता था जो इसमें फिट हो सके। इसलिए मैंने इस शेप का बनाया, देखिए ये शेप इसमें इजीली फिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके का बना देता, अगर मैं कुछ इस तरीके का बना देता तो क्या ये फिट होता? ये फिट नहीं होता। तो मतलब इस रिएक्टेंट के लिए क्या ये एंजाइम यूजफुल था? नहीं। मतलब उसी रिएक्टेंट के लिए एंजाइम यूजफुल हो सकता है जिसमें लॉक एंड की तरह फिट हो जाए। अब देखो ये कैसे फिट हो गए, ये मान लो आपको क्या है, ताला है, ये आपकी क्या है, चाबी है, ये लॉक है एंड ये की है। तो एक लॉक में एक टाइप की लग सकती है तभी ताला खुलेगा। क्या सारी चाबियों से कोई भी ताला खुल जाएगा? तो आपको पता है कि सारी चाबियों से ताला नहीं खुल सकता। उसी तरीके से बिल्कुल यहां पर भी होता है कि जो एक्टिव साइट होगी, अगर उसी शेप का आपको रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट मिलेगा तभी रिएक्शन को वो कैटालाइज या एंजाइम चेंज कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकता है। पहली चीज यहां से बात समझ में आ रही कि इसी वजह से कहते हैं कि एंजाइम्स और कैटालिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर, कि सभी रिएक्टेंट को कैटालाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या बनेगा अपना ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। ES कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा? EP कॉम्प्लेक्स बनेगा। EP कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बाद में क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। तो ये डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आपको समझाया, डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ में आ गया होगा। एक्टिव साइट समझा दी, एक्टिव साइट्स भी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसको रिएक्शन के फॉर्म में बात करते हैं। तो अगर रिएक्शन फॉर्म में अपन ने बात की, R1 ले लिया, R1 की जगह क्या ले लिया? S ले लिया, सबस्ट्रेट ले लिया, प्लस एंजाइम ले लिया, तो बेटा क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। ES कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या बनेगा? AP कॉम्प्लेक्स बनेगा। AP कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा? E और P दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अब देखना जरा ध्यान से कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाया है, तो मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर ES कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ES कॉम्प्लेक्स वापस डिसोशिएट हो सकता है। क्या है? डिसोशिएट हो सकता है। इसलिए मैंने यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाया है। बताइए पॉइंट क्लियर है? ठीक है। और फिर ES कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? AP कॉम्प्लेक्स बनाएगा और AP कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या करेंगे? दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये था एंजाइम का मैकेनिज्म, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। फिर से क्या सारे सबस्ट्रेट रिएक्टेंट से क्या सारे सबस्ट्रेट कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे या मिल जाएंगे? तो नहीं मिल सकते हैं। जिनका शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एक दूसरे के का पूरक होगा, वही सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में काम कर सकते हैं, अदरवाइज काम नहीं कर सकते हैं। क्या बना लेंगे? ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या बना लेंगे? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। और इसी तरीके से देखिए एंजाइम रीयूजेबल भी हो गया, प्रोडक्ट भी बन गया। और यहां से स्पेसिफिक की बात आ गई, तो यहां से बेटा किसकी बात आई? तो बात करें स्पेसिफिक नेचर की बात आई। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पर इससे किसकी नेचर समझ में आया? स्पेसिफिक नेचर का। यहां से क्या समझ में आया कि एंजाइम्स आर रीयूजेबल। पॉइंट समझ में आ रहा है? सारी चीजें यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो बात करते हैं आगे। ठीक है, अपने फाउंडेशन में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इफ। अब देखो ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, केवल पॉइंट बता रहा हूं कि इफ सबस्ट्रेट इज मच मच ग्रेटर देन Km। Km क्या है? माइकलिस कांस्टेंट। क्या है? माइकलिस कांस्टेंट।
ठीक है, अगर सबस्ट्रेट माइकलिस कांस्टेंट से बहुत ज्यादा बड़ा है देन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हिंदी में बोले तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। किस कोटि की अभिक्रिया होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी अगर सबस्ट्रेट बहुत बहुत ज्यादा है। तो दूसरी बात करते हैं, आपके दिमाग में तुरंत दूसरा क्वेश्चन आएगा, अगर कम है सबस्ट्रेट तो इफ सबस्ट्रेट इज मच लेस देन Km then रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। तब अगर बहुत कम है तो अभिक्रिया किस कोटि की होगी? द्वितीय कोटि की होगी। ये कंप्लीशन लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीशन लेवल के पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखना है। देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं, उनके मैकेनिज्म। अपन ने कैटालिस्ट मैकेनिज्म की भी बात कर ली और एंजाइम के मैकेनिज्म की भी बात कर ली। ध्यान रखना है, अगर एंजाइम का मैकेनिज्म पूछा जाए तो कौन सा मैकेनिज्म बताना है? लॉक एंड की हाइपोथेसिस बतानी है। किसने दिया था? माइकलिस मेंटन ने दिया था। ठीक है, इससे अपन क्या प्रूव कर सकते हैं? स्पेसिफिक इन नेचर प्रूव कर सकते हैं और कैटालिस्ट आर रीयूजेबल। ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जिनको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को बताएं। ठीक है।